हेलो डियर स्टूडेंट्स, PYQs चल रहे हैं अपने और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ जो भी PYQs में आए हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर है अपना एवोल्यूशन। अब ये वो चैप्टर है जो पिछले 2 साल में तो बच्चों डिलीटेड था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। ये इस साल ही वापस से रीस्टार्ट हुआ है, रिज्यूम हुआ है। फाइन, तो 2 साल के गैप के बाद इस चैप्टर से क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। और ये आता भी उस यूनिट में है जो यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, दैट इज़ जेनेटिक्स। ठीक है, तो हालांकि जो बल्क पार्ट है वो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर और मॉलिक्यूलर बेसिस, ये दो जो है वो बल्की पार्ट्स हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा इन दो से आएंगे, लेकिन इससे नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि चैप्टर इजी है, इसमें थोड़ा सा आपके साथ एडवांटेज ये हो जाता है ना कि इसके साथ आपका एक व्हाट आई बिलीव कि एक जनरल नॉलेज टाइप आपके दिमाग में है चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कि मतलब फैक्ट जो हैं वो वहीं पर है जहाँ पर जैसे कि पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या किया था तो वो फैक्चुअल हो जाते हैं, लेकिन वैसे डार्विन ने क्या किया था और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से चीज़ों को बता सकते हो। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनियन फिटनेस और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से भी थोड़ा सा बना सकते हो। तो चैप्टर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी पिछले 2 साल के पहले जो क्वेश्चंस आए थे बिफोर, वो कैसे थे एक बार उनको देख लेते हैं, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि फिर इस चैप्टर को कैसे डील करा जाए। हालांकि थियोरेटिकल बहुत है, एक एक लाइन पे खास ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो इस इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था 2015 में, एंड द क्वेश्चन सेज राइट दी हाइपोथेटिकल प्रपोजल्स पुट फोर्थ बाय ओपरिन एंड हेल्डन। जो ओपरिन एंड हेल्डन थियरी जो थी काफ़ी फेमस हुआ था और इसी के बेसिस पे फिर यूरे मिलर ने चीज़ों को प्रूव भी किया था। सो ओपरिन हेल्डन ने क्या थियरी प्रपोज किया था? तो ही प्रपोज द केमिकल एवोल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू देम द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उन्होंने ये कहा था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे उन्हीं से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। केमिकल एवोल्यूशन की बात करते थे वो। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लाइफ आया है अर्थ पे, वो लाइफ से पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ था। मतलब पहले केमिकल एवोल्यूशन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लिविंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो बने, उसके बाद फिर लाइफ ओरिजिनेट हुआ। ये ओपरिन हेल्डन का थियरी था जिसको मिलर एंड यूरे ने प्रूव भी किया था बाय गोइंग फॉर दैट यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वो चीज़ जो उन्होंने प्रूव किया था ना फ्लास्क में, जो हॉट फ्लास्क था और उसके अंदर उन्होंने वो प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशंस क्रिएट करे थे और देखा था कि हाँ लिविंग मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे वो बने थे, RNA, अमीनो एसिड्स ये सब बन गए थे, है ना वो। अच्छा, वाई आर एनालॉगस, ये तो आता ही आता है। एवोल्यूशन मीन्स ये एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? और ये 2014 में आया था। तो when two species have structures that are similar in function but differ in origin and anatomy, analogous है। ठीक है, it's analogous। तो लोगस स्ट्रक्चर, एना डिफरेंट, क्योंकि होमोलोगस इज सेम स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो फंक्शन सेम जाता है, ऐसे एक तो याद रखना है। तो ये कन्वर्जेंट क्यों है? क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर से सब कन्वर्ज होके सेम फंक्शन पे आ रहा है, इसीलिए अंत में जाके सेम फंक्शन पे कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इट्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंड दीज स्ट्रक्चर्स डेवलप इन डिफरेंट स्पीसीज। ऑफ कोर्स जो जहाँ रहता है, जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये फीचर्स डेवलप करता है अडेप्ट होके, है ना। और इसीलिए इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है कि भले स्ट्रक्चर्स जो भी अल्टीमेटली they come to perform same function, so they converge at a point having different structures, तो convergent evolution। तो यही आपको आंसर में भी यहाँ पर अच्छे से बच्चों लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल्स। ये बहुत है, मतलब होमोलोगस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स मेन है इस चैप्टर का, आते ही आते हैं। या तो वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कन्वर्जेंट क्यों है या डाइवर्जेंट क्यों है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये जो PYQs हम कर रहे हैं, ये PYQs वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस है।
आप बस टॉपिक का ध्यान दो कि उस टॉपिक से अलग अलग फॉर्म्स में कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्यों था, तो यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हो कि ठीक है फिर होमोलोगस डाइवर्जेंट क्यों है। दैट वे यू प्रिपेयर, समझे। सिर्फ एक क्वेश्चन को देख के हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आया था इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, नो, ये क्वेश्चन आया था ठीक है इसके और भी ऑल्टरनेट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, ऐसे और रिलेट करना। सो एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको होमोलोगस ढूंढने हैं और 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, वर्टिब्रेट हार्ट है, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा है, फूड स्टोरेज ऑर्गन इन स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये 2013 में आया था दिल्ली। और होमोलोगस, होमो का मतलब सेम, ये सेम स्ट्रक्चर, तो अगर स्ट्रक्चर सेम है तो बच्चों फंक्शन हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। दैट्स वाई इट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि एक ही स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन सबके अपने अपने डाइवर्ज हो गया। सो होमोलोगस दे आर डिराइव्ड थ्रू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये मैंने आपको कहा कि इंडिकेटिंग अ कॉमन एंसेस्ट्री, कि स्ट्रक्चर तो भले सेम है चाहे वो फंक्शन कोई भी करता हो, लेकिन एनाटमी तो सेम आ रही है, तो सिमिलैरिटी क्यों आई। अगर वो कॉमन एंसेस्टर से नहीं आए होते तो सिमिलैरिटी आई क्यों, वो चीज़। सो वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन इन प्लांट्स, थॉर्न्स ऑफ टेंड्रिल एंड बोगेनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविलिया एंड क्यूकरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी, यानी कि ये जो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। स्वीट पोटैटो जो है इट इज़ अ रूट और पोटैटो जो है वो एक स्टेम है, तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन सेम, फूड स्टोरेज, तो दिस वन इज एनालॉगस। तो इसीलिए होमोलोगस कौन से हैं, वर्टिब्रेट हार्ट और थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा, क्योंकि वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन सारे वर्टिब्रेट्स में इनकी ओरिजिन एनाटॉमी सब सेम होती है। दूसरा प्लांट्स में थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए दे आर सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि टेंड्रिल्स जो है वो क्लाइंबिंग में काम आ रहा है, थॉर्न्स जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है, सो दैट वे। सो ऑन द अदर हैंड फूड स्टोरेज ऑर्गन जैसे ट्यूबर्स इन स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एनालॉगस ऑर्गन्स, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फॉसिल इन एवोल्यूशन। अब फॉसिल स्टडी एवोल्यूशन में क्यों इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है, ये दिल्ली 2012 में जो है वो आया था और इसमें आपको पूछा जा रहा है फॉसिल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो फॉसिल्स हेल्प अस टू नो द मॉर्फोलॉजिकल डिटेल, ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉसिल्स क्या है, दे आर द, फॉसिल्स जो होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स and animals preserved in sedimentary rocks। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व हो जाते थे, है ना, डेड रिमेन्स, वो हमारे फॉसिल्स हैं, क्योंकि प्रिजर्व हो जाते थे तभी तो जब वो डिग करके, जब उनको आर्कियोलॉजी वाले जब उनको डिग करके निकालते थे तो दिखता था कि अच्छा कुछ तो निकला। अब डायनासोर है उसके बारे में हम एक एक डिटेल जानते हैं, इतनी अच्छी खासी मूवीज़ बन चुकी है डायनासोर पे, कैसे पता चला हमारे को कि डायनासोर की ये माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी हमें पता है, कैसे पता चला, बाय स्टडिंग फॉसिल रिकॉर्ड ओनली, नो, क्योंकि इस समय अब डायनासोर को लाइव तो हम देखने से रहे, और लाइव जाके हम टाइम मशीन तो थी नहीं अपने पास कि हम टाइम मशीन से फ्लाई करके गए डायनासोर वाली ईरा में और उनको ढूंढ के आ गए, उनका डिटेल पता करके आ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ उनकी फॉसिल्स ने हमें उनके बारे में एक एक डिटेल दे दी थी उनके डीएनए से। अग्रीड? यस। तो फॉसिल्स यही है कि हमारे को मॉर्फोलॉजिकल डिटेल भी दे देता है एंड दे हेल्प अस टू रिलेट विद द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। आज हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स जो है वो कहीं ना कहीं डायनासोर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, बिकॉज उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स और करंट ऑर्गेनिज्म को हमने रिलेट करके सारा कंक्लूजन निकाला, तो यही आपको आंसर में लिखना होगा। एंड वी कैन ऑल्सो ट्रेस द टाइम एट विच पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड। फॉसिल से एक तो हमें ईरा पता लग जाता है कि कब ये एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके वो कार्बन 14 डेटिंग, इसको हम कैसे करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग से, ठीक है। सो उससे हमारे को फॉसिल्स की डेटा पता लग जाती है।
तो ऐसे करके फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें बच्चों उसका डिटेल दे देता है कि कैसा दिखता था, क्या कैरेक्टर्स थे, क्या फीचर्स थे, प्लस हमारे को उसकी टाइम पीरियड भी हमें बता देते थे। ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द टाइप ऑफ एवोल्यूशन होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन। ये तो वही बात, मतलब बार बार होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस देखो आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा देखना रहेगा, क्योंकि एक तो दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट में आया था, दूसरा ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट में, और दोनों ही क्वेश्चंस का फॉर्म देख लो आप। तो यही होता है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही टॉपिक से देखो कितने डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो यू नीड टू बी ऐसे ही समझना है। तो एग्जाम्पल से कह रहा है कि होमोलॉजी बताओ कैसे बेस्ड है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस वेयर द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्स अलॉन्ग विद डिफरेंट डायरेक्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स ड्यू टू अडेप्टेशन, and divergent evolution leads to the development of homologous structures as they have similar anatomy। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि होमोलॉजी में क्या है, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन होता है, फंक्शंस अलग होते हैं। तो एक ही पॉइंट है, दे आर डाइवर्जिंग टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और ये क्यों आया, क्योंकि जैसा जैसा उनका ऑरिजिन और वो तो सब सेम है, लेकिन जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, उस हिसाब से फिर उनको अपने फंक्शंस को मॉडिफाई करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली है तो कॉमन एंसेस्टर ना, एक ही कॉमन एंसेस्ट्री से, ओरिजिन से आए हैं, तभी तो दे आर एबल टू काइंड ऑफ हैविंग, मतलब सिमिलैरिटी है तो है, क्यों फिर अलग होनी चाहिए ना, अलग स्पीसीज है, सब कुछ अलग है। तो कॉमन एंसेस्ट्री अगर नहीं होती तो सिमिलैरिटी कैसे आ रही है, फिर नहीं आनी चाहिए थी सिमिलैरिटी, आ रही है, लेकिन आ रही है, यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री है। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स, थॉर्न्स, ये तो अभी हमने देख ही लिया था बच्चों, बट आप ध्यान रखना क्वेश्चंस दो तरीकों से पूछे गए हैं। ऊपर पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द टाइप ऑफ एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एवोल्यूशन होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन। तो ऊपर आपको फोकस रखना है आंसर लिखते समय कि होमोलॉजी टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज डाइवर्जेंट, है ना। तो ऊपर डाइवर्जेंट को इंपॉर्टेंस देते हुए बात करनी है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू होमोलोगस स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर भी बात वही है, तो आपको ये कॉमन आंसर दोनों के लिए इनफ रहेगा, क्योंकि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है। ओके। नाउ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ओके, सेम उसी का दूसरा फॉर्म आ गया कि कन्वर्जेंट, ये भी ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट देख रहे हो। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें ये देखना है, पॉइंट ये है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वेयर एनाटॉमिकली डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एनाटॉमी मतलब एनालॉगस तो हम समझ ही चुके हैं कि दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, लेकिन सब कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो सिमिलैरिटी यहाँ भी क्यों, अगर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती तो सिमिलैरिटी नहीं आनी चाहिए ना। सिमिलैरिटी क्यों, एक ही तरह के फंक्शंस कर रहे हैं, भले एनाटॉमिकली वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा पोटैटो, जो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर, और स्वीट पोटैटो जो कि रूट मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों एक ही काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। उसी तरीके से फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, एनाटॉमिकली दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बट काम एक ही करते हैं दोनों, है ना। तो इसीलिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉजी, तो ये इन एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना, ये लिख देना बाकायदा कि क्यों है कन्वर्जेंट, या फिर होमोलोगस है तो क्यों है डाइवर्जेंट। तो मतलब आप 12th में हो, सिर्फ और सिर्फ 10th के स्ट्रक्चर्स वगैरह, मतलब 10th का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि हाँ सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, एग्जाम्पल लिख के आगे, इतना मत करना। आप 12th में हो तो स्ट्रक्चर सेम, डेफिनेशन से ज़्यादा फोकस करना एवोल्यूशन टाइप पर, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये अपने आंसर में बाय डिफ़ॉल्ट लिखना अच्छे से, तब आपका आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। फाइन बच्चों। नेक्स्ट, हाउ डू पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट, अगेन पैलेंटोलॉजिकल, तो बहुत ज़्यादा देखो होमोलॉजी, एनालॉजी, पैलेंटोलॉजी, जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, है ना। तो 13 के कंपार्टमेंट में आया था ऑल इंडिया। तो पैलेंटोलॉजी क्या है, फॉसिल स्टडी है ना।
एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल रिवील्स द टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकरिंग इन द पास्ट, क्योंकि जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है उससे हमें पता लगता है कि पहले के ज़माने में उन इराज में किस तरह के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इन सेडिमेंट्री रॉक की मैंने आपको अभी लिखवा ही दिया था। तो इससे क्या है, इट फुल्ली सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि जैसे फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता लग जाता है कि कौन कब आया था, उसका पूरा डिटेल पता लग जाता है। अब जैसे मैंने कहा डायनासोर है, उसकी फॉसिल रिकॉर्ड से हमें काफ़ी हद तक ये पता लगा कि दे आर रेप्टिलियन, है ना। तो रेप्टाइल्स के काफ़ी फीचर्स हमें उसके पता लगे। तो ये क्यों, ऐसे क्यों हुआ, तो ये सारी बातें तो पता लगा ना। तो एक एवोल्यूशन का ट्रैक हम जोड़ पाए ना कि हाँ, करेंट डे के जो रेप्टाइल्स है वो कहीं ना कहीं तब से चले आ रहे हैं और वहीं से चेंजेस हुए हैं धीरे 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 धीरे, और अभी ये वाले रेप्टाइल्स करेंटली चेंज होके एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो वही कह रहा है कि इट शोज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ विंग बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज वी प्रोसीड फ्रॉम अर्लीएस्ट टू रिसेंट टाइम। जो विंग्स थे पहले फ्लाइंग आर्कियोप्टेरिक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स नाम का जो एक होता था ऑर्गेनिज्म, उसमें रेप्टिलियन फीचर्स भी थे और बर्ड्स वाले फीचर भी थे, विंग्स भी थे। तो उसके अंदर आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर वो जो विंग्स था वो सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड कराता था, ठीक है। उससे मतलब कोई खास वो फ्लाइंग का काम नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ से बर्ड्स और रेप्टाइल्स अलग हुए, रेप्टाइल अलग ग्रुप बना, बर्ड्स के अलग ग्रुप बने, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो जो विंग्स था वो विंग्स फ्लाइंग के काम आने लगा बर्ड्स में। मतलब सिंस उनको अब मतलब उनके जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग विंग ने जो है विंग्स मॉडिफाई हो गया। अदरवाइज विंग्स तो आर्कियोप्टेरिक्स में भी था जिसमें वो फ्लाइंग के काम उसको नहीं लेता था। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से बच्चों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड इट हैज़ बिन कंक्लूडेड दैट एवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन अ ग्रेजुअल मैनर। यानी इससे ये भी पता लगता है कि पहले लाइफ फॉर्म्स जो थी वो काफ़ी हद तक सिंपल होती थी और अब जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो फॉसिल स्टडी से ही तो पता लगता है ना कि पहले के ज़माने में किस तरह के लाइफ फॉर्म्स थे, अब कैसे हैं। तो एक रिलेशन हम निकाल पाते हैं। तो ये पूरा आपको लिखना है आंसर। अच्छा, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प्ड लुइस पास्चर टू डिसमिस द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था उसमें उससे क्या बोलते थे कि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेड डिकेइंग रॉटिंग मैटर्स, ठीक है। जो डेड डीके और रॉटिंग मैटर्स थे उनसे लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन कैसे भी, है ना। लेकिन लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, और उन्होंने कहा कि लाइफ ऐसे ही नहीं कहीं से आ जाती है, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों। इस तरह का उन्होंने फ्लास्क लिया था, ठीक है, और इसमें वो किल्ड ईस्ट डाला था यहाँ पर, और स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क था, बंद था बिल्कुल। तो अंदर स्टेरिलाइज्ड था, कोई माइक्रोब नहीं था। तो अंदर जब ईस्ट डाला तो किल्ड मतलब वो मीट डाला, ईस्ट डाला, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो सड़ा नहीं बेसिकली। लेकिन क्योंकि इसमें कोई प्री स्टेरिलाइज था ना, तो कोई माइक्रोब पहले से था ही नहीं, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओपन फ्लास्क का डाला, अनदर फ्लास्क ओपन इनटू द एयर, तो लाइफ जो है इसमें तो आया नहीं बट दूसरे वाले में आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नया लाइफ आता है, यहाँ तो किल्ड था, कहाँ आया लाइफ, नहीं आया। तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कि कहता था कि किल्ड वाले लाइफ से ही नया लाइफ आता है, तो वो फिर डिस्प्रूव हो गया। एंड यहाँ से फिर उन्होंने थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज थियरी ऑफ spontaneous generation was disproved by him, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन who observed a variety of small birds on गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पे जब चार्ल्स डार्विन गए थे तो उन्होंने जो है क्या ऑब्जर्वेशन उनका हुआ था, ये 2015 दिल्ली का क्वेश्चन है।
तो डार्विन ने क्या देखा, ही फाउंड दैट द वेरिएशन इन बीक ऑफ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स ऑन गैलापागोस आइलैंड, जैसे जैसे मतलब इन्होंने बेसिकली बात करी थी अडेप्टिव रेडिएशन की, मतलब एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही कॉमन एंसेस्टर से वैरायटी ऑफ स्पीसीज का डेवलप होना, लेकिन इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, है ना। जैसे एरिया हमारा गैलापागोस आइलैंड हो गया, वहाँ पे जो ओरिजिनल डार्विन्स फिंचेस जिनको नाम दिया गया था, तो ओरिजिनल डार्विन फिंचेस जो था वहाँ से खूब सारे वैरायटी ऑफ अलग अलग डार्विन फिंचेस जो थे वो आ चुके थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशन। ये कह रहा है ना कि डार्विन फाउंड वेरिएशंस इन द बीक ऑफ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स ऑन गैलापागोस आइलैंड ड्यू टू द अडेप्टेशन। जैसे जैसे फूड हैबिट्स इनका जिसका जैसा था उस हिसाब से जो है बीक्स में वेराइटीज़ उन्हें देखने मिली थी, कि ऑल द वेराइटीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड विद इन द सेम आइलैंड। ये वही अडेप्टिव रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि आइलैंड तो वही है, लेकिन वेराइटी जो है इतनी सारी क्यों आई, क्योंकि एक ही आइलैंड पे कॉमन जो ओरिजिनल बर्ड था वहाँ से जैसे जैसे जिसका फीडिंग हैबिट चेंज हुआ वैसे वैसे बीक डेवलप करा, लेकिन एक ही जोग्राफिकल एरिया में, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। सो फ्रॉम देम सम अरोज विथ ऑल्टर्ड बीक्स, जो इंसेक्टिवोरस थे उनकी बीक इंसेक्टिवोरस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हुई, जो वेजिटेरियन फिंचेस थे वो वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग आए। तो इन सबको इन्होंने डार्विन्स फिंचेस, इन बर्ड्स को डार्विन्स फिंचेस नाम दिया। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जोग्राफिकल एरिया जो है रेडिएटिंग टू अदर हैबिट्स, मतलब एक ही वो लेकिन उसी में रेडिएट कर रहा है, एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारी वेराइटी का डेवलप करना, ये अडेप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन ने ये एक्सप्लेन किया था। जैसे इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल है मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमने देखा था ना मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में ही सिर्फ और सिर्फ वो कंगारूज जो होते हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही तो पाए जाते हैं, कहाँ इंडिया में कहाँ आपको कंगारू देखने मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से बहुत सारे मार्सुपियल्स डेवलप हुए, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी को अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है, जो कि दूसरा बेस्ट एग्जांपल है डार्विन्स फिंचेस, कि एक ही पर्टिकुलर गैलापागोस आइलैंड पे बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स का वहाँ पर एवोल्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। तो बहुत सारे डिफरेंट बीक्स जो थे वो एक ही वहीं पर डेवलप करे। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्ले एज पर डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये दिल्ली 2007 में आया था। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको देखो आप, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थियरी द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू पास ऑन द नेसेसरी वेरिएशन। मतलब एक इंडिविजुअल का क्या रोल है वो ये पूछ रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल का ये है कि नेसेसरी जो वेरिएशंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करता है, जो भी चेंजेस हैं। तो प्रेजेंट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक हर इंडिविजुअल वेरिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, और वही वेरिएशन आगे जाके नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि जो जैसा जिसमें चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, उस हिसाब से वो फ्यूचर में अडेप्ट, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में ये वेरिएशंस उनको अडेप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये उन्होंने डेवलप किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नाउ स्टेट अ रीजन फॉर द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड मॉथ्स coinciding with the loss of lichens on the tree bark during industrialization period in England। ये दिल्ली 2015 में आया था। ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। ठीक है, दिस इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इसमें क्या हुआ था कि सीधा सा कॉन्सेप्ट था, इंग्लैंड में पहले वो नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, तब पॉल्यूशन कम था, तो लाइकेंस जो होते हैं दे ग्रो ओनली इन पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। ठीक है, लाइकेंस ग्रो ओनली इन पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो अच्छा खासा लाइकेंस थोड़े से वाइटिश कलर के वो होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो ट्री बार्क, जो ट्री का बार्क होता था उस पर खूब लाइकेंस होते थे वाइटिश कलर का। तो उससे क्या होता, वाइट कलर का जो मॉथ था वो कैमोफ्लाज हो जाता था पहले, क्योंकि पॉल्यूशन था नहीं।
तो लाइकेंस अच्छे खासे थे ट्री के बाग पे, तो वाइट कलर के जो मॉथ्स होते थे वो उसमें कैमोफ्लाज हो जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब हुआ क्या, सडनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उससे स्मोक सूट जो निकलते थे इंडस्ट्रीज से वो जाके चिपकने लगे पेड़ पे। अब जब वो चीज़ें जाके पेड़ पे चिपकने लगे तो जो पेड़ का ट्रंक था वो धीरे धीरे डार्क होता गया, क्योंकि लाइकेंस ऑब्वियसली पोल्यूशन वाले एरिया में होंगे नहीं, तो लाइकेंस हट गए तो ट्री का ट्रंक जो था वो हो गया डार्क। अब क्या हुआ, डार्क कलर के ट्री ट्रंक के बैकग्राउंड में व्हाइट वाले मॉथ्स अब जल्दी दिखने लगे। तो दिस इज व्हाट इज चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। अब इसमें अब जो डार्क कलर के मॉथ्स थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि डार्क कलर के बैकग्राउंड में डार्क कलर मॉथ्स इजीली नहीं दिखते थे, लेकिन व्हाइट वाले इजीली दिख जाते थे। तो प्रेडेटर्स जो है वो व्हाइट वाले मॉथ्स पे जल्दी फीड करते थे। तो देखते देखते मेलेनिज्म, मेलेनाइज्ड यानी कि डार्क, जितना मेलेनिन उतना डार्कनेस, राइट। तो देखते देखते व्हाइट वाली मॉथ्स की पॉपुलेशन कम होती गई और डार्क कलर मॉथ्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है। तो वही चीज़ है, दिस इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। और व्हाइट विंगेड मॉथ्स जो थे दे फेल टू कैमोफ्लाज विद द डार्क कलर ट्री ट्रंक, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इनका नंबर जो था वो धीरे धीरे कम हो गया और डार्क कलर मॉथ्स का नंबर बढ़ गया। सो दिस इज व्हाट इज चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे जैसे चेंज होता जाता है एनवायरमेंट, जिनमें वेरिएशन आया वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, जिनमें नहीं आया वो सर्वाइव नहीं करेंगे। और दिस इज व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट, वो चीज़ है। तो इस चैप्टर में से बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड देखा आपने कि क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग फॉर्म्स में आए हैं। सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, और ह्यूमन एवोल्यूशन जो है एंड वाला वो डिलीटेड पार्ट है, तो उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, दैट्स इट। सो इस चैप्टर को ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से रीड कर लेना, समझे, ताकि क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस भी हैं यहाँ पर, और ऑफ कोर्स ये भी है जो डार्विन के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अपने वर्ड में लिखने वाला है ये चैप्टर, ये आसान है थोड़ा सा, ठीक है। सो कर लो अब तैयार, मैं आपसे मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर एंड अ गुड बाय, थैंक यू।